हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज फिर से मैं आपका इस नए लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, और इसके लेक्चर नंबर 1 से ही मैं बता के चल रहा हूं, ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट या थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। तो इस चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, बहुत ज्यादा ध्यान से। और अब जो हमारे आगे चैप्टर्स आने वाले हैं ना, वैसे हमने इस सीरीज में काफी सारी चीजें कर ली है, और 2-3 चैप्टर बचे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। लेकिन ये जो आपके 2 चैप्टर्स हैं ना, आयनिक इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स, ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे क्या है कि इसको छोड़ के आते हैं। क्यों? क्योंकि वो डर जाते हैं एक तरीके से, वो करना ही नहीं चाहते इन चैप्टर्स को। तो ये एक अप्रोच होती है जो स्टूडेंट्स में देखी गई है, कॉमन अप्रोच, कि वो इन दोनों चैप्टर्स को छोड़ देते हैं। क्लास 11th के यही 2 चैप्टर है जो सबसे डिफिकल्ट होते हैं, और इसी को वो छोड़ के आते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखो, इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो काफी ज्यादा है। अगर आप देखेंगे इक्विलिब्रियम में से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम को भी इसमें इंक्लूड कर लो, वो तो इजी है, उसमें से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कम से कम। थर्मोडायनेमिक्स में से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री में। तो ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बस बच्चे क्या है कि इसको छोड़ देते हैं क्योंकि उनसे होता नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो चैप्टर हार्ड है आपको वो पूरा कभी भी करने की जरूरत नहीं है। जितना आता है उतना तो करो, क्या पता उसमें से पेपर में इजी क्वेश्चन आ जाए, और इजी क्वेश्चन आ जाए किसी भी चैप्टर में से आ जाए, वो तो आप कर सकते हो ना। तो आपको करना क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। आयनिक इक्विलिब्रियम में से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें आपको आगे आगे आने वाले लेक्चर्स में देखते देखते समझ आ जाएगी। लेकिन पहले आपको थ्योरी तो रिवाइज करनी होगी, पहले आपको थ्योरी तो कंप्लीटली समझ आनी चाहिए। जब तक आपको थ्योरी समझ नहीं आएगी, मैं गारंटी से कहता हूं, कोई भी चैप्टर हो वो आपको अच्छे से नहीं आएगा, वो आपका अच्छे से तैयार नहीं होगा। कोई भी चैप्टर तैयार करने का मतलब यही होता है कि पहले आप उसकी थ्योरी या फिर उसका कॉन्सेप्ट्स को समझो, उसके बाद आप क्वेश्चंस करोगे ना। क्वेश्चंस का तो नंबर बहुत बाद में आता है, पहले तो हमें थ्योरी आनी चाहिए। क्या पता थ्योरी से ही सिंपल क्वेश्चन आ जाए, क्या पता एसिड बेस एंड सॉल्ट से क्वेश्चन आ जाए जो सबको आता है। अब वो तो आप कर सकते हो ना। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है ये आपको पता है, एसिड बेस एंड सॉल्ट के लिए 3 जो डेफिनेशंस दी गई है, चाहे वो लुईस एसिड की हो, चाहे वो आर्हेनियस की हो, चाहे ब्रोंस्टेड ने दी हो, ये आप कर सकते हो ना इजीली। डिसोसिएशन कांस्टेंट का क्वेश्चन आ जाए, तो ये सारे क्वेश्चंस तो आप कर सकते हो इजीली। ऐसा तो नहीं है कि आपसे नहीं होंगे। तो आपको ध्यान कहाँ देना है, आपको इजी क्वेश्चंस पे ध्यान देना है सबसे पहले, कि जो इस चैप्टर के इजी क्वेश्चंस है या जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है वो आप करो। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है करने आपको वो भी है, पर पहले आपको क्या करने हैं, इजी और मॉडरेट वाले, क्योंकि इस चैप्टर में से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये मैं पहली बता रहा हूँ। और आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, जो आपको लगेगा कि हाँ यार, कि दिमाग पे जोर देना पड़ रहा है। क्योंकि अभी तक तो इजी इजी क्वेश्चन हमने देखे थे, अभी इससे पहले हमने मोल कॉन्सेप्ट देखा हो, या रिडॉक्स रिएक्शन हमने किया, केमिकल इक्विलिब्रियम हमने किया, ठीक है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने किया, उसमें से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हाँ बहुत बड़ा चैप्टर जरूर है, पर डिफिकल्ट क्वेश्चन उसमें से नहीं आ रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट भी बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसमें से डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। रिडॉक्स तो वैसे ही छोटा सा है, और उसमें से क्वेश्चंस भी इजीली आते हैं, बैलेंसिंग वाले या इनफैक्टर वाले। ठीक है, लेकिन ये वाला जो आपका चैप्टर है, इसमें से आपको काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका सॉल्यूशन 2 पेज का होगा, ऐसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में, और बेसिकली मैं बोलूं तो अब जो आपकी यूनिट स्टार्ट होने वाली है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स, इसमें से आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, पहली मैं आपको बता रहा हूँ। और ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, मैं बता रहा हूँ, ये मान के चलो आपने, क्योंकि ये चैप्टर हो जाने का मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम आपको आ गया, ये चैप्टर आ जाने का मतलब ये आपको आ गया, तो 3 क्वेश्चन आपने पक्के कर लिए अपने नीट के लिए, ये भी मान लो। और पीछे का जो बचा है फिजिकल का पार्ट, वो तो हमारा अच्छे से है ही, मोल कॉन्सेप्ट हो, रिडॉक्स हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, वो तो हमें अच्छे से आता ही आता है। इनऑर्गेनिक में भी इजी इजी चैप्टर्स आते हैं आपके, चाहे वो केमिकल बॉन्डिंग हो, ठीक है, चाहे वो पीरियोडिक टेबल हो, वो सबको आता है। तो ये आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ऑर्गेनिक आपकी 11th की हार्ड नहीं है, ऑर्गेनिक में आपके जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो बहुत इजी है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ही सिंपल है, उसमें आप आईयूपीएसी पढ़ लो, और जीओसी आप अच्छे से करके चलो, और हाइड्रोकार्बन तो फिर आपको आ ही जाएगा।
तो केमिस्ट्री में मैं लगभग कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर ये 1-2 चैप्टर जो हार्ड वाले हैं ये आपने अच्छे से कर लिए, तो आप मान के चलो कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी स्मूथ तैयारी चल रही है, आप नीट फाड़ दोगे अगले साल, क्योंकि आप 11th में हो ना। अगर आप 12th में तो आप इसी साल दोगे, अगर आप ड्रॉपर हो तो भी आप इसी बार में देने वाले हो 26 में। लेकिन जो 11th में है उसके पास तो बहुत टाइम है, उसके पास लगभग 1.5 साल है। तो 1.5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। वो अभी से तैयारी करके चले। और जो क्लास 11th में है उसको तो वैसे भी स्कूल में भी टेस्ट देना होगा, स्कूल में भी एग्जाम्स देने होंगे, उसमें भी तो आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा, तो वो तो छोड़ नहीं सकता। तो आप थ्योरी बेसिस पे भी पढ़ सकते हो इस चैप्टर को। ठीक है, तो मेरा इतना समझाने का मतलब यही था कि कोई भी इस चैप्टर को पूरा मत छोड़ो, कंप्लीटली बिल्कुल मत छोड़ो। कम से कम आपको इसकी थ्योरी और इसके कुछ क्वेश्चन तो आने चाहिए, जो मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन है वो तो करके जाओ। हो सकता है नीट में इसमें से इजी क्वेश्चन आए, मैं कह रहा हूँ ना 2-3 क्वेश्चन आते हैं, समझो इसके जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत इजी आए, तो आपके लिए तो बेनिफिट है कि आप करके गए हो। इजी क्वेश्चन सारे आते थे आपको इस चैप्टर के, मॉडरेट क्वेश्चन आपको सारे आते थे इस चैप्टर से, तो आपके लिए बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि बहुत सारे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ 70% बच्चे इस चैप्टर को पढ़ेंगे ही नहीं। आप उन 30% में से बनो जो इस चैप्टर को अच्छे से करके जाए। और जब आप इस चैप्टर को अच्छे से करके जाओगे तो इजी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो आप उन 70% लोगों से ऊपर उठ गए, आप उन 70% लोगों से अलग हो गए, तो आप क्या हो, आप टॉप 30% में आ गए हो। बहुत सारे बच्चे देखे हैं मैंने, इक्विलिब्रियम पूरा छोड़ देते हैं, थर्मोडायनेमिक्स छोड़ देंगे, कहेंगे कि ये नहीं होगा बस। 12th में एक चैप्टर आता है आपका, जब आप 12th में आओगे तो एक चैप्टर आएगा एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत बड़ा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बहुत सारे बच्चे वो वाला चैप्टर छोड़ देते हैं, जबकि इंपॉर्टेंट है वो, इंपॉर्टेंट होने के बावजूद वो उस चैप्टर को छोड़ के आते हैं। तो ये सारी चीजें रहेंगी, देखते रहेंगे। लेकिन हमें अपना काम नहीं भूलना है, हमें अपना काम अच्छे से करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, अपना काम अच्छे से करना है, और करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़ाई मजबूरी है, कर्तव्य है। और कोई भी चीज जब मजबूरी बन जाए ना तो उसको करना ही होता है। जैसे आपकी मजबूरी है, आपको स्कूल जाना ही है तो जाना ही है, 75% अटेंडेंस जरूरी है, कॉलेज में भी 75% अटेंडेंस का रूल होता है। तो मजबूरी है ना, तो जाना पड़ता है। तो आप पढ़ाई को मजबूरी बना लो कि आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप खुशी से करो या दुख से करो, आपको करना पड़ेगा। ये चीज जब आ गई ना आपके अंदर, ये चीज जिस दिन आ गई, उसके बाद आप देखना कि आपको आदत लग जाएगी पढ़ने की। तो ये वाली आदत मैं चाहता हूं सब में रहे। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से, बिल्कुल शुरू से, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं एक चीज बोलूं कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम की बात आती है सबसे पहले। तो इक्विलिब्रियम कहाँ अटेंड होता था, हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, कहाँ अटेंड होता था, ये होता था रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। जो भी हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है उसी के लिए ये अटेन होता था। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये है, कुछ इस तरह से, ठीक है, ए प्लस बी गिव्स सी, जिसमें डबल एरो आता था। यानी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि रिएक्शन इस साइड भी जा सकती है, उस साइड भी जा सकती है। इसमें हमने दो चीजें और पढ़ी थी, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, की रिएक्शन दो डायरेक्शन में जा सकती है, या तो फॉरवर्ड जा सकती है या बैकवर्ड जा सकती है। इसके लिए हमने कुछ केसेस भी पढ़े थे, यानी कि केसी वाले या केपी वाला, इनमें रिलेशन भी देखा था हमने, क्यूसी क्यूपी भी पढ़ा था हमने, रिएक्शन कोशेंट वाला। अब मैं उन चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, अब हम पढ़ने वाले हैं आयंस के लिए। किसके लिए, आयंस के लिए इक्विलिब्रियम कैसे होगा। और इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे समझना जरूरी है इलेक्ट्रोलाइट्स को। किसको, इलेक्ट्रोलाइट्स को। अब मैं बच्चों से पूछता हूं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, सिंपली अगर आप बताना चाहो तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। अरे हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रोलाइट्स की नीड होती है ना। अच्छा आप ये बताओ कि जो HCl है, NaCl है, या फिर कार्बोनिक एसिड है, या फिर आप ले लो KOH, ये सब क्या है। अब आप बोलोगे ये तो एसिड है, ये सॉल्ट है, ये भी एसिड है और वो बेस है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, आपने कहा तो बिल्कुल सही है कि एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आप पूछोगे इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है, कैसे पता करेंगे कि कौन इलेक्ट्रोलाइट है कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है।
तो देखो सिंपल सी डेफिनेशन देता हूं। एसिड बेस एंड सॉल्ट आपने क्लास 10th में पढ़ा था, तब भी आपको पता होगा। एसिड्स कौन होते थे, अगर सिंपली आर्हेनियस के हिसाब से बताऊं, क्योंकि आर्हेनियस सबको पता होता है, आर्हेनियस का सिद्धांत, क्योंकि क्लास 10th से आप पढ़ के आ रहे हो। तो आर्हेनियस ने बताया था जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो H पॉजिटिव आयन देता है, और जब बेस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो OH आयन देता है। तो ये चीज उसने एक्वस सॉल्यूशन के लिए बताई थी, वाटर के लिए बताई थी। इसका मतलब क्या है कि एसिड और बेस को हम वाटर में डाल सकते हैं और सॉल्ट को भी डाल सकते हैं। ये चीज तो आपको पता है ना। बस इलेक्ट्रोलाइट यही है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि उसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो वो अपने आयंस में टूट जाएगा, वो अपने आयंस में टूट जाएगा। जैसे ये किस में टूटेगा, H पॉजिटिव एक्वस आयन में। इसमें H पॉजिटिव एक्वस आयन में टूटेगा। और इसके केस में बात करूं, ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा। ठीक है। H2CO3 ये भी H पॉजिटिव आयन देगा। ठीक है। KOH की बात करूं, ये OH नेगेटिव आयन देगा। ये क्या दे देगा, OH नेगेटिव एक्वस आयन देगा। तो ये चीज आपको पता है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके वही होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर आयंस में टूट जाते हैं। और जब वो आयंस में टूट जाएंगे, आयनिक कंपाउंड्स आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो, उसमें आपको बताया गया था कि आयनिक कंपाउंड्स आपके मोल्टन स्टेट में यानी आयनिक फॉर्म में जब रहते हैं तो वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके केस में भी यही वाली बात आती है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जब वो अपने आयंस में टूट गए वाटर के अंदर, तो वो क्या करेंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे। क्या करेंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे। अब यही सारी चीज को मैं आपको रिटन फॉर्म में दिखा देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। किसकी, इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर, जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और फिर आयंस में टूटते हैं। इसमें दो आते हैं आपके, इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस और नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस। अब इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस क्या है, ये आप समझ लो। जब जो वाटर में प्रोड्यूस होकर आयंस में टूट जाते हैं उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक कहते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलिटिक में उल्टा कर दो, बिल्कुल इलेक्ट्रोलिटिक का उल्टा कर दो। इलेक्ट्रोलिटिक में क्या था कि वो प्रोड्यूस होते थे आयंस में वाटर में डालने के बाद। यहां पर वो प्रोड्यूस हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस है। यानी कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है मेरे, वो तो मतलब आयंस में टूटेंगे, और जो नहीं टूटेंगे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है। सेकंड देखो, देयर सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, वो तो इलेक्ट्रिसिटी दिखाते हैं। देयर सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्यों नहीं दिखा पाते, क्योंकि आयंस में नहीं टूट पाते ना। जब तक आयंस में नहीं टूटेंगे तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी दिखाएंगे, कंडक्टिविटी होगी ही नहीं। और इस वाले केस में देखो, तो एग्जाम्पल दिए हुए हैं यूरिया और ग्लूकोज, यहाँ पर एसिड बेस सॉल्ट। मैं आपको एग्जाम्पल अभी पीछे बता भी चुका हूँ, जैसे HCl है, HF है। ठीक है। और क्या आता है आपका, H2SO4 है, HNO3 है। जो भी हमारे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस होंगे या इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। अब इसमें देखो, यूरिया और ग्लूकोज, मैंने एक क्लास 10th में, अगर आपने, मैंने क्या मतलब, आपने भी पढ़ा होगा क्लास 10th की जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो क्वेश्चन आता था कि ग्लूकोज और अल्कोहल दोनों में ही हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन देकर एसिड क्यों नहीं बन जाते, ये एसिड की तरह बिहेव क्यों नहीं करते हैं। तो उसमें वही चीज आई थी। उसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था ना, हमने क्या किया था, एक बीकर में HCl लिया और उसमें देखा कंडक्टिविटी शो कर रहा है या नहीं। तो उसमें कंडक्टिविटी शो कर रहा था। और जैसे ही हमने ग्लूकोज वाले केस में वो चीज किया एक्सपेरिमेंट, HCl की जगह ग्लूकोज डाल के देखा, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट हुई थी। तो उससे हमने ये बताया था कि HCl की तरह ग्लूकोज बिहेवियर नहीं कर रहा है, इसीलिए ये HCl की तरह एसिड नहीं हो सकता है। तो उसी एक्सपेरिमेंट से हम ये भी तो कह सकते हैं कि HCl ने तो कंडक्टिविटी दिखाई थी, ग्लूकोज ने कंडक्टिविटी नहीं दिखाई। इसका मतलब वो इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस है और ये नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस है। इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस का मतलब ही ये है जो क्या दिखाए, इलेक्ट्रिसिटी दिखाए। और नॉन इलेक्ट्रोलिटिक मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी ना दिखाए, जो कंडक्टिविटी ना शो करे। अब इस बात को आप समझ गए कि नहीं समझ गए, ये बताओ। आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसको मैं आपको बहुत इजी वे में समझाता हूं पहले।
सबसे ज्यादा इजी वे है इसको समझने का कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमने समझ लिए जो क्या है आयंस में टूट रहे हैं और जो क्या दिखा रहे हैं कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं। अब इसको भी हम दो पार्ट में बांटेंगे। एक होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। समझने के लिए बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। अरे सिंपल वे में बताऊं आपको, बहुत इजी वे में समझने के लिए, मतलब मजा आ जाएगा आपको। एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रॉन्ग। और आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला, पढ़ा था ना? बस वही चीज है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। या फिर ये कहूं, ये तो हमारा 10th के हिसाब से हो गया। अगर मुझे 11th के बेस पे बताना हो, मुझे थोड़ा सा हाइयर बेस पे बताना हो, तो एक चीज आपने पढ़ी होगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपने पढ़ा है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन केमिकल इक्विलिब्रियम में। अब याद करो जल्दी से, लेक्चर नंबर 3 आपने देखा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब भी हमारा 1 या 1 के बराबर आ जाता है या ऑलमोस्ट 1 होता है तो वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से कम होगा तो उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। यानी 1 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर ये 1 के बराबर आ गया तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। और अगर ये 1 के बराबर आ गया तो वो 1 के बराबर आ गया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। और अगर ये 1 के बराबर नहीं आया तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सपोज करो वैल्यू अल्फा की आती है कुछ 0.81 या आती है 0.24, तो इससे पता चल रहा है कि ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू अल्फा इक्वल्स टू 1 आ गई, उस केस में वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अल्फा की वैल्यू 1 आने का मतलब ये है कि ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो गया। मतलब क्या हुआ? ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो गया। अल्फा 1 की मतलब परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो गया। 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब यह है कि 100% डिसोसिएट हो गया, यानी कंप्लीटली आयनाइज्ड हो गया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे कौन से होते हैं? जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे? जो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं हो पाएंगे। अब इसके एग्जांपल्स देखो, जैसे CH3COOH है, वीक है, वीक एसिड है ना? NH3 है, इसमें आप ले सकते हो HCl है, HNO3 है, और भी एक दो एग्जांपल्स हैं जो हम लेके चल सकते हैं, जैसे NaOH है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले लेके चल रहे हो। याद करने का तरीका मैंने बता दिया। HCl HNO3 NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इस वाले केस में देखो वीक एसिड वीक बेस। तो इतना आसान तरीका मैंने आपको जो बताया याद करने का, आप इससे याद नहीं कर सकते क्या? बताओ जल्दी। समझ गए ना? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाए, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो और जिसका परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो। बाकी सब वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अब एक चीज और है, जो हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वाले नहीं दिखाते। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वाले नहीं दिखाते, वो सिर्फ दिखाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले। क्यों? ये मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे एक रीजन तो ये भी है कि कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते हैं। एक रीजन तो ये भी है कि कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते, तो आयनिक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो पाएगा वहां पे। जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएंगे उसके लिए कहाँ से अटेंड होगा? समझ पा रहे हो ना? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम ही क्या है? कि कंप्लीटली आयनाइज कर देना। हाँ, तो अब देखो, जब हमारा अल्फा 1 से कम आ रहा था तो हम उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे थे। जब हमारा अल्फा 1 या 1 के एकदम बराबर आ जाए, ऑलमोस्ट इक्वल आ जाए, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ये हमारा हो गया डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। वहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, यहाँ थोड़ा सा चेंज करके डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं कि वो कितना आयनाइज्ड हुआ ये देख रहे हैं। जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो गया, जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो गया उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो नहीं होता उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ गए? अब इलेक्ट्रोलाइट्स के जो दोनों पार्ट है यहाँ पर, वीक और स्ट्रॉन्ग, इसको आप अच्छे से देखो। वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो एग्जांपल्स है वो हो गए, जैसे कार्बोनिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और भी मैंने दे दिए थे आपको वैसे। एसिटिक एसिड है,
और अमोनिया है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप देख सकते हो HCl NaOH, ये तो मैंने अभी आपको पीछे ही बता दिया। H2SO4 भी ले सकते हो, HNO3 भी ले सकते हो। ये आपके ऊपर है, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, आप क्या लेते हो। इसमें देखो अब एक रिएक्शन भी दिखा रखी है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हम देखें तो ये अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट रहा है, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में। तो क्या यहाँ पर कंप्लीटली आयनाइज्ड हुआ है? नहीं, वो हमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से चेक करना होता है। यहाँ पर देखो HCl H पॉजिटिव Cl निगेटिव, इसमें हम मान के चल रहे हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली आयनाइज्ड हुआ होगा, ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हुआ होगा। वो चीज हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से चेक करेंगे, लेकिन ये चीज आपको मन में बैठा लेनी है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है। नेक्स्ट देखो, इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व कहाँ होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता है। ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता दिया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व किया जाएगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट अंडरगो पार्शियल आयनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशंस। अब आ जाते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अब स्टार्ट होगा, मतलब आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट। मैं नहीं कह रहा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है लुईस एसिड लुईस बेस में से, क्योंकि आर्रीनियस ब्रोंस्टेड लोरी आप 10th में पढ़ लेते हो, लुईस ही नया है जो आप 11th में पढ़ रहे हो। तो इसमें से क्वेश्चन आता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछेंगे कि पहचानो इसमें कौन लुईस एसिड है, पहचानो इसमें से कौन लुईस बेस है। और यही जो क्वेश्चन होते हैं ना, यही आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यानी एक टाइप के क्वेश्चन तो मैं आज आपको क्लियर करवा के रहूंगा। आज की इस वीडियो में हम बेसिक पार्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस वाला जो हमारा पार्ट होगा वो थोड़ा सा हम पीछे करेंगे, थोड़ा सा हम कम करेंगे, क्योंकि हमें पहले थ्योरी वाला पार्ट रिवाइज करना है, ठीक है। अब आप देखो, इसमें आर्रीनियस ने अलग बताया, ब्रोंस्टेड लोरी ने अलग बताया, लुईस ने अलग बताया। अब मैं आपको बेसिकली धीरे धीरे अगर आपको रिवाइज करवाऊं, आर्रीनियस वाला सबको पता है, आर्रीनियस वाला तो सबको पता है, ऐसा कोई होगा नहीं क्लास 11th में जिसको ये नहीं पता होगा कि आर्रीनियस ने एसिड बेस के लिए क्या बताया था। सिंपल, आर्रीनियस ने कहा एक बीकर लो, उसमें वाटर भरो, एक्वस सॉल्यूशन लो, मतलब एक्वस सॉल्यूशन का मतलब आपको पता है जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो, सॉल्यूट कुछ भी हो लेकिन सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। तो सॉल्यूशन बना रहे हैं हम, एक्वस सॉल्यूशन। अब आर्रीनियस ने ये बताया था कि अगर हम वाटर के अंदर कोई भी एसिड डालेंगे तो वो डिसोसिएट होगा किसमें, H पॉजिटिव में, और जब हम उसके अंदर बेस डालेंगे वो डिसोसिएट हो जाएगा, और वो किस में टूटेगा, वो किस आयन में टूटता है, OH माइनस आयन में। तो यानी जो हमें वाटर के अंदर डिसॉल्व होने पर H पॉजिटिव आयन देंगे वो क्या होंगे, एसिड, और जो हमें वाटर में डिसॉल्व होने पर OH माइनस आयन देंगे वो हमारे बेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बेस, ठीक है। तो ये हमारे बहुत ही सुंदर सी डेफिनेशन थी एसिड और बेस की, जो आर्रीनियस ने कही थी। अब आर्रीनियस के बाद आ गए हमारे ब्रोंस्टेड लोरी साहब। ब्रोंस्टेड लोरी साहब ने ये कहा कि अरे तुमने तो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए बता दिया, तुमने तो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए बताया, लेकिन तुमने ये क्यों नहीं बताया कि प्रोटॉन डोनेट करने पर या प्रोटॉन एक्सेप्ट करने पर क्या होता है। तो ब्रोंस्टेड लोरी ने प्रोटॉन एक्सेप्टर्स का अलग बताया, प्रोटॉन डोनेटर्स के लिए अलग बताया। और लुईस ने तो कमाल ही कर दिया, लुईस ने कहा मैं तुम दोनों से ही अलग चलूंगा, मैं तुम दोनों से ही अलग चलूंगा। ब्रोंस्टेड लोरी ने प्रोटॉन के बारे में बताया, यानी कि H पॉजिटिव वाले केस में बताया। लुईस ने कहा कि नेगेटिव चार्ज भी तो होता है, नेगेटिव चार्ज जिसको हम क्या बोलते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो लुईस ने कहा मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कौन होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटर्स कौन से होते हैं। तो ये इन तीनों का बेसिक बेसिक हमारा एक तरीके से कह सकते हैं थ्योरी थी, लेकिन इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको एक एक 1 बाय 1 बताऊंगा। अभी मैं सारी चीजें बता दूं लिख दूं तो फिर वो कचरा हो जाएगा, दिमाग से फिर उड़ जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं आर्रीनियस के कॉन्सेप्ट पे। आर्रीनियस का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था, बच्चे बच्चे को पता है आर्रीनियस ने क्या बताया, और आर्रीनियस एसिड क्या होता है, आर्रीनियस बेस क्या होता है, आर्रीनियस के बारे में सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। इसमें देखो ऐसे ही हम पढ़ेंगे,
जो ब्रोंस्टेड ने एसिड बताया उसको ब्रोंस्टेड एसिड बोल देंगे, जो लुईस ने बेस बताया उसको लुईस बेस लुईस एसिड बोलेंगे। यहाँ आर्हीनियस बेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आते हैं हम आर्हीनियस एसिड्स पे। अब देखो, मैं अभी आपको बता चुका हूँ, जो कि वाटर में डिजोल्व होकर H पॉजिटिव आयन देते हैं वो एसिड होते हैं। यहाँ पर भी वही लिखा है, सब्सटेंस दैट डिसोसिएटेड इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन आयन और H पॉजिटिव एक्वस आयन। हाँ, ये याद रखना, H पॉजिटिव एक्वस आयन। एक्वस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन के लिए बात की गई थी। तो आरएनएस का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल कहां पर है? एक्वस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है? ये कभी नहीं भूलना कि एक्वस सॉल्यूशन के लिए बताया था। जैसे यहां पर आप देखो तो HA है, कोई भी सब्सटेंस लिया है HA, जब ये टूटेगा वाटर में जाने पर तो ये H पॉजिटिव एक्वस आयन या हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ये वाला H3O पॉजिटिव वाला हाइड्रोनियम आयन और ए निगेटिव, या फिर जैसे सपोज करो HCl था, ए की जगह HCl होता तो ये हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl निगेटिव आयन में टूटता। यहाँ ए निगेटिव लिखा है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि H पॉजिटिव एक्वस आयन दे रहा है कि नहीं। अगर ये H पॉजिटिव एक्वस आयन दे रहा है, अगर ये हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है? आर्हीनियस एसिड है। अब देखो, आर्हीनियस एसिड हमने समझ लिया, अब कुछ टाइप्स ऑफ एसिड्स हमें समझने हैं, टाइप्स ऑफ एसिड। अब कोई अगर एक H पॉजिटिव दे रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कोई दो दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? और जो मल्टीपल H पॉजिटिव आयन दे रहा है उसको क्या बोलेंगे? तो ये चीज से हम एसिड्स का पता कर सकते हैं, जैसे कि मोनोबेसिक एसिड क्या होता है, जैसे कि डाइबेसिक एसिड क्या होता है, ट्राइबेसिक एसिड क्या होता है आपका, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, ट्राई से शुरू करते हैं। ट्राई मतलब थ्री, तो यानी जो तीन H पॉजिटिव आयन, जो तीन H पॉजिटिव आयन पर मॉलिक्यूल दिखा दे उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइबेसिक। क्या बोलेंगे? ट्राइबेसिक। और जो हमारा दो H पॉजिटिव आयन पर मॉलिक्यूल दिखा दे उसको बोलेंगे डाइबेसिक। और जो हमारा एक ही सिंगल ही H पॉजिटिव आयन दिखा दे उसको मोनोबेसिक बोलेंगे। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लो। मोनोप्रोटिक भी बोल सकते हैं, मोनोबेसिक भी बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मोनोप्रोटिक, प्रोटिक मतलब क्या है? जो प्रोटॉन निकाले, तो जो एक प्रोटॉन निकाले वो मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक एसिड, और जो दो निकाले वो डाइबेसिक या डाइप्रोटिक, जो तीन निकाले वो ट्राइबेसिक और ट्राइप्रोटिक। यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे अगर आप बात HCl की करते हैं, HCl की, उसमें एक ही हाइड्रोजन है तो H पॉजिटिव ही निकाल पाएगा तो वो मोनोबेसिक है। H2SO4 की बात करेंगे तो वो दो निकाल पाएगा तो वो डाइबेसिक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल है ये वाले, यहाँ पर देखो HCl ने H पॉजिटिव Cl निगेटिव निकाला, मोनोबेसिक एसिड है या मोनोप्रोटिक है। इसमें देखोगे तो ये क्या है? ये डाइबेसिक है। H3PO4 में देखोगे ट्राई बेसिक है या ट्राई प्रोटिक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई? बताओ जल्दी से। इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन या फिर सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब आ जाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ H पॉजिटिव इन वाटर। एग्जिस्टेंस ऑफ H पॉजिटिव इन वाटर। अब जो हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला है हाइड्रोनियम आयन का वो क्या होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा नहीं, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा कोई। तो देखो, H इंटू H2O इंटू एक्स पॉजिटिव। अब मैं H इंटू H2O क्यों लिखता हूँ? अरे हाइड्रोनियम आयन को ऐसे लिखते हैं ना, H3O पॉजिटिव, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, H इंटू H2O पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव तो इसके ऊपर ही आना है ना, ले दे के, तो इसको ऐसे ही लिख दिया है। और ये जो एक्स है मेरा, वो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है, मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच होंगे इससे। जैसे यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन में एक ही था, तो यहाँ पर एक ही था तो वन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वन आ जाएगा। और अगर इससे दो होते तो H इंटू H2O का होल ट्वाइस या फिर H2O इंटू टू ऐसे लिखते। ठीक है ना, ये वैसे एक्स यहाँ पर आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आर्हीनियस बेस की। आर्हीनियस बेस की, देखो जैसे मैंने एसिड का बताया ना, जो वाटर में डालने पर H पॉजिटिव आयन निकालते हैं, ये उल्टा OH आयन निकालते हैं। क्या निकालेंगे? OH आयन निकालेंगे। So substance that dissociates in water
to produce hydroxyl ions और OH minus ion, OH minus aqueous ion। aqueous ion का मतलब ये है कि aqueous solution के अंदर है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आर्नियस ने कभी भी जब भी एसिड बेस एंड सॉल्ट के लिए बताया तो वो एक्वस सॉल्यूशन लेकर बताया। क्या लेकर बताया? एक्वस सॉल्यूशन। तो अब इसमें देखो, जैसे यहाँ पर है BOH, कोई कोई कंपाउंड था, समझो ये BNA है, समझो ये BK है, KOH या NaOH लिखा होता, ये B मेरा कोई मेटल ही होता, समझ लो। BOH लिखा है तो मेटल टूट जाएगा B पॉजिटिव में, ये टूटेगा OH निगेटिव में। सिंपली एग्जांपल ये वाला भी ले लो NaOH का, ये किस में टूटेगा? एक टूटेगा Na पॉजिटिव में और एक टूटेगा OH निगेटिव में। ऐसा ही होता है ना? जल्दी बताओ। और ये OH माइनस एक्वस आयन में टूटेगा, OH माइनस एक्वस आयन में, ये भी याद रखना है। अब देखो, अब मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस, ये क्या होते हैं? अभी हमने आर्नियस एसिड्स के भी 3 टाइप पढ़े ना, मोनो बेसिक एसिड और डाई बेसिक एसिड और ट्राई बेसिक एसिड, या मोनोप्रोटिक, डाईप्रोटिक और ट्राईप्रोटिक, ये वाले। अब इसमें इसी में कर देंगे हम मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस। जो भी हमारा सिंगल OH माइनस दे, वहां पर था जो सिंगल H पॉजिटिव आयन दे पर मॉलिक्यूल, वो मोनो बेसिक होता था। यहाँ पे उल्टा कर दो बस उसका, यहाँ पे H पॉजिटिव की जगह OH निगेटिव कर दो बस। तो जो एक ही OH निगेटिव आयन देगा वो मोनो एसिडिक होगा। जैसे कि KOH है, एक और भी ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। और जो हमारे 2 OH आयन दे दे, 2 H आयन का मतलब जो 2 H आयन निकाल दे पर मॉलिक्यूल, वो होगा हमारा डाई एसिडिक। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब क्या है? हमारे डाई एसिडिक है। और ट्राई एसिडिक जो 3 OH माइनस पर मॉलिक्यूल दिखाए, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये 3 OH आयन निकाल देगा ना, या नहीं निकालेगा? जल्दी बताओ। BOH का होल थ्राइस भी ले सकते हो, बोरोन हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, BOH का होल थ्राइस ले सकते हो ना। सिंपल सी बात है। ये तो हो गए आपके एग्जांपल्स। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है NaOH का, Na पॉजिटिव प्लस OH माइनस, ये 2 दिखा रहा है। फिर एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड का लिया है, ये भी एक ही दिखा रहा है, OH नेगेटिव। तो इस टाइप से आप एग्जांपल्स चेक कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। देखो, लिमिटेशन वही थी जिसकी वजह से ब्रोंस्टेड ने अपना एग्जाम्पल या अपना कॉन्सेप्ट निकाला। क्या लिमिटेशन थी? कि इसको हम सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में चेक कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में। अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन की जगह दूसरा सॉल्यूशन लूं तो क्या इसको चेक कर पाते? नहीं। ये आर्हेनियस ने बताया था कि इसको हम सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही देख पा रहे थे। तो जब हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, सपोज करो मेरे को एक्वस सॉल्यूशन में नहीं चेक करना है एसिड बेस एंड सॉल्ट को, तो कैसे चेक करूंगा? या बिना एक्वस सॉल्यूशन के मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि ये मेरा एसिड है, ये मेरा बेस है और ये मेरा सॉल्ट है? तो उसी के लिए ब्रोंस्टेड ने चीजें बताई, और ये जो लिमिटेशन थी, यही लिमिटेशन मैं आपको बताने वाला हूं। तो लिमिटेशन थी, अरे अरे अरे, एक मिनट एक मिनट, हाँ। तो लिमिटेशन थी एक्वस सॉल्यूशन ओनली, कि ये सिर्फ किस में चेक कर सकते हैं? एक्वस सॉल्यूशन में। दूसरा, डज नॉट अकाउंट फॉर द बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस दैट डू नॉट कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन, जैसे NH3। हाँ, अब आपने पहचान लिया। जैसे अमोनिया है, अमोनिया में हाइड्रोक्साइड आयन है ही नहीं है, H आयन है, लेकिन स्टिल ये एज अ बेस बिहेव करता है। ये कैसे बिहेव करता है? ऐसा बेस बिहेव करता है। और क्लास 10th में आपको एक्सेप्शन की तरह बता दिया जाता था कि याद कर लो ये बेस होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसके पीछे भी रीजन होता है। अभी हम जो आगे ब्राउनस्टेड लोरी या फिर लुइस एसिड लुइस बेस पढ़ेंगे ना, उसमें आपको इसका जिक्र जरूर मिलेगा, 101%। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी, जो चीजें आपको 10th में याद करवाई गई वो चीजें आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हो। तो ये फायदा है आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने का। अब बताओ, इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए या नहीं? कितनी सारी चीजें आपको, नई नई चीजें इस चैप्टर को पढ़ने से सीखने को मिल रही है। तो ये 2 लिमिटेशन इसकी थी, एक एक्वस सॉल्यूशन वाला और अमोनिया जो हमारा एक्सेप्शन आ गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट पे।
अब देखो ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, जब मैं आप टाइप्स ऑफ एसिड बता रहा था, वो एसिड बेस कॉन्सेप्ट बता रहा था, तभी मैंने आपको बता दी थी कि यहाँ पर हम देखेंगे जो प्रोटोन डोनेट कर रहा है और जो प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है वो या तो एसिड है या बेस है। अब वही चीज हम समझने वाले हैं। तो देखो इसमें हमने नाम दिया ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड बेस। और किसको नाम दिया हमने ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस का? जो H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव प्रोटोन होता है, ये आपको पता है ना क्या होता है? प्रोटोन होता है। तो जो भी प्रोटोन डोनेट करे वो हमारा एसिड होता है, जो प्रोटोन एक्सेप्ट कर ले वो क्या होता है? वो हमारा बेस होता है। वो हमारा बेस होता है। यानी कि एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा आपको, HCl है या फिर HF है या फिर H2SO4 है। अब ये कितने H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकते हैं? जैसे मैं H2SO4 की बात करूं तो ये मैक्सिमम 2 H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है। अगर मैं HCl की बात करूं या HNO3 की बात करूं, दोनों ही एक H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये 2 H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है, HCl एंड HNO3 एक एक H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकते हैं। तो इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे? इस केस में हम इसको ब्रोंस्टेड एसिड बोलेंगे। HCl और HNO3 को आर्हेनियस ने भी बता दिया था कि एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। बस उसी को इसने बता दिया कि जो H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहे हैं वो क्या है? हमारे ब्रोंस्टेड एसिड है। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूं, यहाँ पर देखो ध्यान से, HX प्लस बी, ये चीज लिखी हुई है, ये चीज लिखी हुई है ना। तो अगर ये यहाँ से जुड़ के BH पॉजिटिव बना रहा है और यहाँ पर X निगेटिव लिख रहा है, यहाँ पर X निगेटिव लिख रहा है, तो ये डिसोसिएट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? अलग टूट रहा है। तो यहाँ पर इस केस में जो एक्सेप्ट कर ले, जो एक्सेप्ट कर ले किसको? प्रोटोन को एक्सेप्ट कर ले, वो फिर मेरा क्या बन जाता है? ब्रोंस्टेड बेस बन जाता है। वो क्या बन जाएगा? ब्रोंस्टेड बेस बन जाएगा। तो जो भी हमारा H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा वो ब्रोंस्टेड बेस कहलाएगा, और जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगा वो क्या होगा? वो मेरा ब्रोंस्टेड एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्रोंस्टेड एसिड कहलाएगा। अब आपको ये तो पता ही है ना, यहाँ पर X हमने माना है HCl को, B हमने माना है NH3 को, मतलब ये इस टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है ना? वैसे ये HX नहीं लिखना चाहिए था, फिर ये X प्लस बी ही लिखना चाहिए था, फिर B पॉजिटिव प्लस X निगेटिव हो जाता अगर हम HCl प्लस NH3 कर रहे हैं तो। क्योंकि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? अमोनियम आयन बनाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल ये आपको अलग से दिखा देता हूँ, इससे नहीं समझ आ रहा होगा तो। HCl प्लस NH3 ऐसे किया तो यहाँ पर क्या किया? HCl ने अपना एक H पॉजिटिव आयन इसको दिया, NH4 पॉजिटिव बना लिया, और ये टूट गया Cl निगेटिव में। तो इस रिएक्शन में अगर आप देख पाओ, इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देख पाओ, तो एक चीज समझ मुझे जो आ रही है कि इसने क्या किया? इसने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ से एक प्रोटॉन ले लिया, और प्रोटॉन लेके अपना अमोनियम आयन बनाया, और HCl ने एक प्रोटॉन दे दिया और खुद Cl निगेटिव पे चला गया। तो इसमें कौन मेरा ब्रोंस्टेड एसिड है? ये है Ba, यानी ब्रोंस्टेड एसिड। कौन मेरा ब्रोंस्टेड बेस है? ये है। क्यों? क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके खुद को अमोनियम आयन बना लिया, और इसने तो क्या किया? एसिड एसिड से अपने आप को क्या बना लिया? Cl निगेटिव बना लिया, यानी कि इसने प्रोटॉन डोनेट किया। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा था यहाँ पर फिर H नहीं, खाली X होना चाहिए था, या फिर यहाँ पर H ही लिखते और इसको X को हमें Cl निगेटिव मानना चाहिए था, इसको Cl मानना चाहिए था, तब ये HCl होता। इसको HX को मानना चाहिए था फिर यहाँ पे। अब ठीक है, HX हमारा HCl था। ठीक है, HX प्लस बी, तो यानी कि हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर? HCl प्लस NH3, बी को हमने वही माना था। तो यहाँ NH3 में H और ये जुड़ के NH4 पॉजिटिव हो गया। ये वाले केस में भी आप देखोगे तो HX HCl है, तो HCl प्लस NH3, तो वही बन गया NH4 पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। तो बस इसी एक एग्जांपल से हम दोनों चीज देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमारा HX यानी HCl है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है, वो H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है।
बाद में एक्स निगेटिव यानी Cl निगेटिव पे आ गया ना, और ये अमोनियम आयन बन गया। वही जो एग्जांपल मैंने आपको बताया ना, वही यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या आ जाता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब ये क्या होते हैं, आपने कहा कि एसिड बेस पेयर क्या होते हैं। एसिड बेस तो आपको पता है कि एसिड कौन से हैं, बेस कौन से हैं। अब कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, ये आप पहली बार पढ़ रहे हो। ये तो चीज आपने एकदम नई पढ़ ली है, ऐसा लग रहा है कि मतलब ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था कि क्या होता है। तो देखो, कॉन्जुगेट एसिड कुछ नहीं है, जैसे हम कोई भी एसिड लेके चल रहे हैं, जैसे H2SO4 है। अब उसमें से प्रोटॉन निकाल दो तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। अगर मैं कॉन्जुगेट बेस की बात करूं, NaOH, उसको हम कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाएंगे। तो ये चीज हमारी डिपेंड करती है प्रोटॉन के हटाने पर। किस पे, प्रोटॉन के हटाने पर या प्रोटॉन के गेन पर। तो अब इस चीज को हम कैसे देखने वाले हैं वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये पढ़ो पहले, एसिड बेस पेयर रिलेटेड थ्रू द लॉस और गेन ऑफ अ प्रोटॉन। एग्जाम्पल देखो, H2O और H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक H पॉजिटिव आयन क्या हुआ, गेन हुआ, यानी एक प्रोटॉन गेन कर लिया, एक प्रोटॉन गेन कर लिया। ऐसी CH3COOH में देखो, इसमें से अगर मैं एक प्रोटॉन निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, CH3CO नेगेटिव। तो इसमें प्रोटॉन लूज किया, इसने क्या किया, प्रोटॉन लूज किया। अब देखो एक रिएक्शन है, एसिटिक एसिड प्लस वाटर, एसिटिक एसिड प्लस वाटर। वैसे हमें एक चीज तो पता है कि एसिटिक एसिड हमारा क्या होता है, ये क्या होता है जल्दी बताओ, आरएनएस के हिसाब से क्या है। जो H पॉजिटिव आयन दे दे वो क्या देता, वो क्या होता है, एसिड होता है। और कौन सा एसिड है, ये वीक एसिड है। कौन सा, वीक एसिड। तो हमारा वीक एसिड प्लस वाटर क्या बनेगा, एसिड और वाटर की रिएक्शन आपने पढ़ रखी है। एक तो बनेगा यहाँ पर से H पॉजिटिव जाएगा इसके पास और बनेगा हाइड्रोनियम आयन। क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन। और एक मेरा बनेगा CH3COO निगेटिव आयन। क्या बनेगा, CH3COO निगेटिव आयन। यही मेरा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। इसको आप अच्छे से समझ पा रहे हो ना। CH3COOH किस में टूट गया, अपने कॉन्जुगेट में, CH3COO नेगेटिव में। और H2O किस में टूट गया, हाइड्रोनियम आयन में। इसको आप समझ सकते हो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है। इसमें बहुत ज्यादा डीपली आपको नहीं जाना है, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं, ये आपको पता ही होगा। जैसे NH3 के केस में आप देखो, NH3 क्या करता है ज्यादातर, अभी NH3 प्लस HCl वाला केस भी देखा था। ये H पॉजिटिव आयन लेके अमोनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है, अमोनियम आयन। और यही इसका कॉन्जुगेट एसिड होता है। ये आप मान के चलो, जो एसिड है वो क्या करेगा, वो H पॉजिटिव आयन देके कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। उल्टा होता है, एसिड क्या बनाता है, कॉन्जुगेट बेस बनाता है, और बेस क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। ये चीज तो आपको पता होगी, उल्टा ही होगा ना। जैसे NH3 H पॉजिटिव लेगा तो NH4 पॉजिटिव बनाएगा, जो कि उसका कॉन्जुगेट एसिड है। क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। और अगर मैं बात करूं HCl की, तो वो Cl निगेटिव में टूटा। जैसे सपोज करो HCl ने क्या करा, एक H पॉजिटिव दे दिया तो क्या बनाया अपने आप को, Cl निगेटिव। तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। समझ पा रहे हो। अब ये यहां पर एक बार पढ़ लो, species found by the gain of a proton by a base is called the conjugate acid of that base। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जो स्पीशीज हमारी किसी भी बेस के गेन ऑफ प्रोटॉन से बनती है, यानी कि बेस था जैसे हमारा NH3, इसमें क्या हुआ, प्रोटॉन गेन हुआ किसी कॉन्जुगेट एसिड से, किसी के कॉन्जुगेट एसिड से। अब इसमें एसिड ने ही अपना H पॉजिटिव दिया होगा, किसी एसिड ने, तभी तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बना। तो वो एसिड कौन सा था, या तो वो H2SO4 रहा होगा, या वो HCl रहा होगा, HNO3 रहा होगा, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन किसी एसिड से इसने क्या किया, एक प्रोटॉन ले लिया, और प्रोटॉन लेकर खुद को क्या बना लिया, कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट एसिड बना लिया, क्योंकि ये तो बेस था ना, तो कॉन्जुगेट एसिड बना लिया खुद को। ठीक है, ये आप देख सकते हो। वैसे अमोनिया की स्ट्रक्चर आपको आती है, इसके ऊपर लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे, ये आपको पता ही होगी स्ट्रक्चर। ठीक है, और NH4 पॉजिटिव की पता होगी, यहाँ से हटके यहाँ पर H आ जाता है और यहाँ पॉजिटिव आयन आ जाता है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है ये भी आपको पता होगा, 3 बॉन्ड बनाता है। ये तो आपको पता है ना।
कॉन्जुगेट बेस, अब ये बताओ कॉन्जुगेट बेस का क्या करना है जल्दी से। जैसे ये एसिड था, किसी भी एसिड का ले सकते हो आप, HCl का भी बताया था, ऐसे इसका बता देता हूँ, इसका तो अभी दिखाया भी था मैंने। जैसे CH3COOH लिखा है, जैसे ही ये अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा, जैसे ही H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा, क्योंकि एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं ना, ब्रोंस्टेड ने यही बताया था ना, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो जैसे ही इसने अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट किया, क्या बनाया, CH3COO नेगेटिव आयन, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। जल्दी देखो, और यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, ये वाली CH3COOH वाली, ठीक है। जैसे इसने ये वाला हाइड्रोजन दिया, यहाँ पर क्या आ गया, CH3COO निगेटिव आ गया, ये हट गया, बस यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। तो इस एनिमेशन से आप और अच्छे से समझ पाओगे, इस एक बार इसको देखो। आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अभी तक हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अभी हम इसमें भी थोड़ी सी चीजें देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड कब बनेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस कब बनेगा, या वीक कॉन्जुगेट एसिड कब बनेगा। तो देखो, इसमें दो चीज याद कर लो, कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मतलब जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कैसा होगा, वो बहुत ही वीक होगा। ये मैं आपको पहले बता दूं, वो वीक होगा बेस। कैसे पता, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड से बना है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड से बना है। तो यानी ये मान के चलो, जो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा वो किसी वीक बेस से बना होगा, वो किसी वीक बेस से बना होगा। और जो हमारा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक एसिड से बना होगा, वो वीक एसिड से बना होगा। ये मैंने एक टेक्निक याद कर रखी है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनता है वीक बेस से, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनता है वीक एसिड से। इसी को उल्टा कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे स्ट्रॉन्ग वीक, सॉरी वीक बार कहाँ है ये, इसको ऐसे करो, वीक कॉन्जुगेट बेस किससे बनेगा, वीक कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बनेगा। और ऐसी वीक कॉन्जुगेट एसिड किससे बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा। जल्दी देखो, जैसे अब एग्जांपल देता हूँ, HCl क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये जो हमारा कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, क्योंकि एसिड तो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, तो जब ये कॉन्जुगेट बेस बनाएगा तो वो वीक बनेगा। क्या बनेगा, वीक। अभी मैंने बताया ना, स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है वीक कॉन्जुगेट बेस, तो यानी मुझे वीक कॉन्जुगेट बेस चाहिए, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बनेगा। तो यहाँ पर देख लो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक कॉन्जुगेट बेस है, WCB। ठीक है ना, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा ये वाला, लेकिन इतना है नहीं। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बनेगा वो वीक होगा, और जो कॉन्जुगेट बेस वीक एसिड से बनेगा, जो कॉन्जुगेट बेस है वो वीक एसिड से बनेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर देखो, कौन सा वाला लेना है, वीक एसिड के केस में, वीक एसिड के केस में क्या बनेगा, हमारा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा। और अगर मुझे वीक वीक कॉन्जुगेट बेस चाहिए होगा तो वो कहाँ से बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से। इस वाले केस में हम लेके चल रहे हैं वेरी वीक एसिड, वेरी वीक एसिड यानी कि हमने ले लिया, सपोज करो CH4, ये टूट गया H पॉजिटिव CH3 निगेटिव में। तो अब जो हमारे वीक एसिड से जो हमारा कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि अगर मैं CH3COOH वाला भी लेकर चलूं तो उसमें भी यही होगा। अगर सपोज करो इसने प्रोटॉन डोनेट करके CH3COO निगेटिव बनाया, अब चूंकि ये क्या है मेरा, ये मेरा एक वीक एसिड है, तो इससे जो मेरा कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो कैसा होगा, वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये क्या है, वीक वीक एसिड है। तो ये वाली चीजें आपको समझ के चलनी है।
ये आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे। अब एक आती है हमारी एम्फोटेरिक स्पीशीज। क्या आती है? एम्फोटेरिक स्पीशीज। एम्फोटेरिक स्पीशीज क्या कहलाती है हमारी? जो हमारी एसिड और बेस दोनों के साथ एक्ट कर सके, जो हमारी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सके। आपने एक चीज पढ़ी होगी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपने पढ़ी थी ना। एक तो होती थी हमारी एसिडिक ऑक्साइड, फिर बेसिक ऑक्साइड, यानी कि मेटल हमारे बेसिक ऑक्साइड बनाते थे, नॉन मेटल हमारे एसिडिक ऑक्साइड बनाते थे। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सी होती थी? जो हम लेके चलते थे Al2O3 वगैरह, वो हमारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो कहलाती थी जो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर सके। तो यहाँ एम्फोटेरिक स्पीशीज का भी वही है, जो हमारा एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सके, उसको हम उसको हम एम्फोटेरिक स्पीशीज कहते हैं। एक एग्जांपल इसमें आता है वाटर। आप अगर कभी वाटर को देखोगे, ना वो एसिड है और ना वो बेस है, वो क्या है? या तो वो न्यूट्रल है, या फिर हम उसे एम्फोटेरिक स्पीशीज क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक स्पीशीज। यहाँ पर पढ़ो, स्पीशीज विच कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, HCl प्लस H2O। HCl प्लस H2O तो बन क्या रहा है? हाइड्रोनियम आयन बन रहा है और Cl नेगेटिव आयन बन रहा है। अब इस केस में अगर मैं देखूं तो Cl नेगेटिव आयन यहाँ टूट गया। इसको ऊपर लिखो, वैसे ज्यादा बेटर, ये ब्लू ब्लू पे सही नहीं लग रहा है, कलर चेंज करते हैं। हाँ, Cl नेगेटिव यहाँ पर लिखो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर क्या किया वाटर ने? इससे H पॉजिटिव आयन लिया, हाइड्रोनियम आयन बना लिया। अब जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करता है, जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? ब्रोंस्टेड बेस कहलाता है। तो यहाँ पर ये कैसे 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 कर रहा है अटैच? एज अ बेस कर रहा है एक्ट। और इस वाले केस में अगर मैं देखूं, NH3 प्लस H2O, NH3 प्लस H2O, इस वाले केस में इसने इसको एक H पॉजिटिव आयन दे दिया। इस वाले केस में इसने क्या किया? इसको H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया। और जो H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देता है, वो एज अ एसिड, वो एज अ एसिड एक्ट करता है। तो यहाँ पर तो ये उल्टा कर रहा है, यहाँ ऊपर क्या कर रहा था? H पॉजिटिव आयन ले रहा था, यानी कि एक्सेप्ट कर रहा था। और यहाँ पर क्या कर रहा है? H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है, H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है। तो दोनों जगह यहाँ पर एज अ बेस इसने एक्ट किया, और यहाँ पर इसने एज अ एसिड एक्ट किया। तो दोनों चीजें हमें देखने को मिल गई कि ये तो एसिड की तरह भी एक्ट कर रहा है और बेस की तरह भी एक्ट कर रहा है। तो कंफ्यूजन हो गई कि ये है क्या? ये एसिड भी है या बेस भी है या दोनों है? तो सिंपल सी बात है, इसके लिए नाम दिया गया एम्फोटेरिक स्पीशीज। सो वाटर इज अ एम्फोटेरिक स्पीशीज जो एक्ट कर सकता है एसिड और बेस दोनों की तरह। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अभी तक आपने कुछ समझा नहीं समझा वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, अगर आपने ये समझ लिया ना, बहुत ही ज्यादा, मैं कहता हूं बहुत ही ज्यादा काम आपका आसान हो गया, क्योंकि ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। मतलब आज का जो लेक्चर, लेक्चर 1 में जो मैं करवा रहा था, वो सारी चीजें जो थी वो बेसिक थी, शायद उसमें से क्वेश्चन ना आए, लेकिन इसमें से क्वेश्चन जरूर आ रहे थे। इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, ये पहली मान के चलो। तो देखो, एसिड के बारे में हमने, आर्रीनियस ने क्या बताया वो पढ़ लिया, हमने ब्रोंस्टेड ने क्या बताया ये भी पढ़ लिया। अब आते हैं हमारे लुईस साहब। लुईस साहब ने कहा कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के केस में अब कैसे हम बता पाएंगे कि एसिड कौन और बेस कौन? तो देखो, species which can accept a pair of electron from another species, मतलब दो स्पीशीज है सपोज करो, अब एक क्या है दूसरे से इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, उसको हम लुईस एसिड बोलेंगे। आपने कहा कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोला? मैंने कहा एग्जाम्पल तो देखो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इसको देखो एक बार, मैं ऐसे ही बना देता हूं, ठीक है। अब इस केस में देखो, इस केस में ध्यान से, एक बॉन्ड बनने का मतलब होता है इस पे दो इलेक्ट्रॉन है, केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ी है, ये एक बॉन्ड बनने का मतलब दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन। तीन बॉन्ड बनने हैं मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब टोटल इस पे 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बोरोन पे, जो शेयरिंग का भी अगर मैं देखूं पार्ट।
ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या करना चाहेगा? क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा? क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? बिल्कुल चाहेगा। कर नहीं पा रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन करना तो चाहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है। ऐसी अब देखो एक एग्जांपल AlCl3 का। AlCl3 का इस केस में देखो एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ। ये ऐसी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब क्या है? इसको तो समझने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता सकते हो। यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, दैट मीन्स इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसका मतलब क्या है? इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको मिल गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये फिर लुईस एसिड हो जाएगा। ये फिर लुईस एसिड हो जाएगा। अब इसमें पॉजिटिवली चार्ज वाले जितने भी रहेंगे ना आपके कैटायन वाले, वो सभी क्या होते हैं? आपके लुईस एसिड होते हैं। क्यों? क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे मैं अगर बात करूं Mg+2 की, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। चलो यहां पर दिखाता हूं। BF3 AlCl3, ये BCl3 की तरह ही समझ लो, BF3 BCl3। क्यों? क्योंकि इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है जैसे H पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव, तो इस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी कमी है। तो ये क्या करना चाहेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। जैसे H पॉजिटिव मतलब क्या है? H पॉजिटिव मतलब क्या है? इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है। तो इसको कम से कम 2 पे आने के लिए, कम से कम 2 पे आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा। Fe3 पॉजिटिव में देखो इसका 26 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 23 हो गया। तो इसको भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। Fe3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, तो उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अधिकता होगी। जो निगेटिव चार्ज वाले हैं जैसे O2 निगेटिव, Cl माइनस निगेटिव, तो उनके पास तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जरूरत किसको पड़ेगी? ऐसे समझो जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। प्लस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है वो क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, बुलाना चाहेगा। इसको एक एग्जांपल से समझो। मेरा नाम अरुण है, ठीक है। सपोज करो मुझे आज कुछ पैसों की जरूरत है, यही कुछ 50-60 हजार रुपए, ठीक है। पैसों की कमी है, मेरे पास पैसों की जरूरत है। अब मेरा एक दोस्त है मेहुल, मैं मेहुल को फोन कर रहा हूँ, हेलो मेहुल, कुछ 50 हजार रुपए चाहिए थे। अब मेहुल के पास पैसे बहुत सारे हैं, निगेटिव चार्ज। मेहुल के पास पैसे बहुत सारे हैं, वो मेरी तरह गरीब आदमी नहीं है ना। गरीब तो मैं हूँ जिसपे पॉजिटिव चार्ज है ना। मेरे पास पैसों की कमी है। मैंने कहा मेहुल भाई कुछ पैसे भेज दो यार, पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मेहुल भाई फोन करके बोल रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, कितने चाहिए? 50 हजार, अभी भेजता हूँ, अभी गूगल पे करता हूँ। तो मैंने क्या किया? उससे पैसे एक्सेप्ट कर लिए, उससे पैसे एक्सेप्ट कर लिए क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे, तो मुझे जरूरत थी, तो मैं पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हुआ। और मैं क्या कहलाऊंगा? लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि मैं पैसे लेना चाह रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाह रहा हूं। पैसे इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन कर दो यहां पर, ठीक है। और जिसको पैसों की कमी है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज यानी कि मैं। और जिसके पास पैसे बहुत ज्यादा है, जिसके पास ऑलरेडी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या है? मेहुल भाई। तो इस एक एग्जाम्पल से आप इस चीज को बहुत आराम से विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़े। अब आप पहचान लोगे ना लुईस एसिड कौन से हैं, लुईस बेस कौन से हैं। अब देखो, मॉलिक्यूल्स विद मल्टीपल बॉन्ड्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, CO2 SO2। क्या है? CO2 SO2। अब इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जिसमें मल्टीपल बॉन्ड बन जाए। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 कितने बॉन्ड बना लेगा? 4 बॉन्ड बना लेगा। SO2 कितने बॉन्ड बना लेगा? 4 बॉन्ड बना लेगा। समझ पा रहे हो? लोन पेयर से देखा करो, लोन पेयर से। अगर आपने लोन पेयर बनाना सीख लिया तो आपको बहुत आराम से चीजें क्लियर हो जाएगी।
आपको बहुत आराम से चीजें क्लियर हो जाएगी। अब जिसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वैसे इतना ज्यादा डीपली आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वाले याद भी रख सकते हो। SiCl4 सिलिकॉन क्लोराइड कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। और PCl3 इसको देखो, फॉस्फोरस क्लोराइड। अब यहाँ पर लोन पेयर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? लोन पेयर आ गया। अब ये वाले केस में आपको आगे बताऊंगा, लोन पेयर वाले केस में आपको अलग से बताने वाला हूँ, जैसे NCl3 NF3 वाले, कि वो लुईस बेस होंगे या लुईस एसिड होंगे। ये वाले जो केसेस है, इसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, और वही कंफ्यूजन मुझे दूर करनी है। लुईस बेसिस में ले आया हूँ। अभी मैंने एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में डाली, लोन पेयर वाली। कौन सी? लोन पेयर वाली। अब NH3 का स्ट्रक्चर क्या होगा वैसे? अभी मैंने दिखाया भी था। इस तरह से। ठीक है। अब देखो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर है या लोन पेयर है। इसको हम लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। आपने केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ी होगी। लोन पेयर है इसके पास या इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब ये क्या करना चाहेगा? इसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए? नहीं चाहिए। इसको और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। ये तो उल्टा प्रोटॉन लेता है, प्रोटॉन लेके NH4 पॉजिटिव बनाता है बेचारा। ये तो लोन इलेक्ट्रॉन तो ये लेना नहीं चाहता, इलेक्ट्रॉन तो ये उल्टा दे देगा, इलेक्ट्रॉन तो उल्टा दे देगा ये। तो जब ये अपना ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेट करेगा, और हमने पढ़ा था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है वो लुईस एसिड है, और लुईस बेस क्या हो जाएगा? उसका उल्टा कर दो जस्ट। जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे या जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर दे, वो हमारा क्या हो जाएगा? लुईस बेस हो जाएगा। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं, species which can donate its pair of electrons to other species, to other species, वो क्या कहलाता है? हमारा लुईस बेस कहलाता है। तो लुईस बेस में मैं लिख सकता हूं, विद लोन पेयर, विद नेगेटिव चार्ज, विद पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये तीन चीज आती है बस। ये वाला तो बता दिया मैंने, लोन पेयर वाला आपको। लोन पेयर वाला केस आपको पता चल गया। H2O की बैंड स्ट्रक्चर होती है, ये आपको पता है, ये मैं आपको करवाने नहीं वाला एक टाइप से। ठीक है ना? ऑक्सीजन के ऊपर आपको लोन पेयर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये वाला आपको पता है। OH निगेटिव का आपको पता है, हाइड्रोक्साइड आयन पे निगेटिव चार्ज है। SH थायो, थायो पे भी निगेटिव चार्ज है। OH निगेटिव पे भी आप, अगर आप देखो, Cl निगेटिव पे आप देखो, O निगेटिव -2 पे देखो। तो जिस पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि उस पे इलेक्ट्रॉन भरपूर है ना? पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। वो जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, अपना और मेहुल भाई वाला, उससे आप समझ सकते हो। जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे पैसों की कमी है। पॉजिटिव चार्ज मतलब पैसों की कमी, निगेटिव चार्ज मतलब मोटा पैसा, मतलब उन पे पैसों की कमी नहीं है। तो मेहुल भाई हमारे निगेटिव चार्ज है। क्या है? निगेटिव चार्ज, जिन पे पैसों की कमी नहीं है। तो ये सारे आप याद कर सकते हो। जिन पे पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे लुईस एसिड, जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो लुईस बेस होते हैं। क्या होते हैं? लुईस बेस। ठीक है। अब पाई इलेक्ट्रॉन से कैसे पहचानोगे? जैसे यहाँ पर एल्कीन है कोई, ये तो एथीन है, इथीन जैसे लिखी हुई है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर आप देखोगे तो कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है, इस टाइप से। ठीक। अब ये चीज आप देख पा रहे हो। और आपको पता है डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड आपने पढ़ लिया है ना केमिकल बॉन्डिंग में। इसमें अगर मैं पूछूं डबल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड है और कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो आप बता सकते हो कि इसमें एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। ये चीज आपको पता है। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? दो पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड। ये चीज आपको पता ही है। अब यहाँ पर आप अच्छे से देखो तो पाई इलेक्ट्रॉन जिसके पास है उसको भी हम लुईस बेसिस में रखते हैं। किस में रखते हैं? लुईस बेसिस में रखते हैं। अभी तक लुईस एसिड वाले केस में मैंने ये चीज नहीं बताई थी आपको, पाई बॉन्ड वाली, क्योंकि ये हमारा लुईस बेस में आता है। ये वाला केस किस में आता है? लुईस बेस में आता है। तो आपको क्या है कि सारी चीजों को ना समझ के बिल्कुल आराम से पढ़ के चलना है, बिल्कुल आराम से।
अब कुछ क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उससे क्या है काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, काफी सारी, बहुत सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवाऊंगा क्वेश्चंस के ही जरिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच इज लुईस बेस, HCl, HNO3, HF या NH3? इसमें से कौन लुईस बेस है हमारा, ये बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर भी इसका एकदम सिंपल होगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये देख लो कौन लुईस एसिड है कौन लुईस बेस है। HCl हमारा क्या करता है, लुईस के तरीके से। अब हमें आर्हेनियस के तरीके से नहीं, वैसे तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। HF भी हमारा एक तरीके से एसिड की तरह बिहेव करता है। लेकिन लुईस क्या कहता है, लुईस ये कहता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वो हमारा लुईस एसिड होता है। और अगर आप देखोगे तो HCl में इस टाइप से जुड़े होंगे, और ये यहाँ पर से ये वाला जो इसका एक लोन पेयर होगा और इसका एक लोन पेयर होगा, वो आपस में मिल गए होंगे। ठीक है, इस टाइप से अगर आप देखोगे HCl तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी आपको देखने को मिल रही है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो ये एज अ लुईस एसिड बिहेव करेगा। लुईस बेस में होता था कि वो इलेक्ट्रॉन देता था, इलेक्ट्रॉन देता था जिसपे एक्स्ट्रा लोन पेयर हो या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर हो। HNO3 के केस में भी आपको सिंपली यही देखने को मिलेगा, और तो कुछ ऐसा होगा नहीं। ठीक है, HF के केस में आप देखोगे सिंपल HCl वाला केस हो जाएगा, तो इसमें भी आपको लुईस एसिड की तरह देखने को मिल रहा है। NH3 के केस में देखो, अब NH3 के केस में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तीनों तरह से बॉन्डेड है, यहाँ पर बन गया लोन पेयर, यहाँ पर बन गया लोन पेयर। अब जैसे ही मैंने लोन पेयर को देखा, मेरी नजर गई लोन पेयर के ऊपर, मैंने सारी चीज भूल गया। मैंने देखा इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर कैसे है, मतलब बॉन्ड से अलग इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये लोन पेयर देना चाहेगा, ये एक्स्ट्रा जो इसके पास इलेक्ट्रॉन से ये देना चाहेगा। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर होता है या जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर देता है, वो क्या कहलाता है, लुईस बेस कहलाता है। तो यहाँ पर मेरा लुईस बेस कौन हो जाएगा, NH3। और नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते हो आप, आपको पता है HCl एसिड है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HF भी एज एसिड ही बिहेव करता है, तो हमें वैसे भी पता है कि NH3 ही होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। चीजें क्लियर होती जाएगी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लोगे, थोड़ा सा। एक और क्वेश्चन है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस आपके लिए इस वीडियो में नहीं रखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मुश्किल क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ये क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल दैट इज लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज अ लुईस बेस। लुईस बेस वाला केस आ गया आपका फेवरेट। आपको पता ही है लुईस एसिड क्या है और लुईस बेस क्या है। अगर मैं इसमें नीचे से चेक करूं, नीचे से, तो सबसे पहले आता है PF3। क्या आता है, PF3। इसको अगर मैं देखूं ध्यान से तो P, इस पे लोन पेयर आ रहा है, इस पे लोन पेयर आ रहा है, 3 बॉन्ड बनाने के बाद, क्योंकि इस पे 5 होते हैं ना लास्ट में फोस्फोरस के पास। तो इस पे जैसे ही मैंने लोन पेयर देखा तो मुझे समझ आ गया कि ये लुईस बेस की तरह काम करेगा, तो ये तो लुईस बेस है। नेक्स्ट देखा AlCl3, AlCl3। क्या यहाँ पर कहीं भी लोन पेयर आ रहा है, क्या यहाँ पर कहीं भी लोन पेयर आ रहा है, नहीं। तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैंने वैसे भी बताया था ये लुईस एसिड होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये मेरा क्या होगा, लुईस एसिड होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो ये लुईस एसिड हो जाएगा। आंसर भी यही हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा था कि कौन लुईस बेसिड की तरह एक्ट नहीं करेगा, जो सबसे कम लुईस बेस होगा, तो यही होगा, क्योंकि ये लुईस एसिड हो गया। बाकी के ऑप्शन भी चेक करते हैं।
एफ निगेटिव, अभी बताया था, निगेटिव चार्ज वाले क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती, जिनके पास पैसों की कमी नहीं होती, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती, तो वो क्या करेगा, वो तो इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, वो तो पैसे दे देगा, तो यानी वो क्या होगा, वो मेरा लुईस बेस होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड देखे, कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये करने के बाद भी इसके पास लोन पेयर बच रहा है, अगर ये करने के बाद भी इसके पास लोन पेयर बच रहा है, इसका मतलब ये लुईस एसिड है या फिर लुईस बेस है। जब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। तो यानी कि एक ही ऑप्शन बचता है AlCl3, जो कि मेरा आंसर होगा। ठीक है, बाकी सब आपको समझ ही आ गया होगा। क्लियर है, इजी है ना, ये ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं बता दिया मैंने कुछ जो आपको समझ में ना आया हो। वैसे आज की इस वीडियो में तो इतना कुछ डिफिकल्ट किया नहीं है, बस यही बताना था मैं कि इसमें लुईस एसिड कौन सा है और लुईस बेस कौन सा है। ये चीज आप क्लियर कर सकते हो, लुईस एसिड मतलब क्या है, लुईस बेस मतलब क्या है। ब्रोंस्टेड का भी हमने देख लिया, ब्रोंस्टेड एसिड क्या होते हैं, ब्रोंस्टेड बेस क्या होते हैं, आप अच्छे से समझ भी गए हो। और क्या था, आर्रीनियस वाला भी हमने देख लिया था, आर्रीनियस वाला तो हम 10th क्लास से देखते आ रहे हैं, मतलब उसका तो इतना ज्यादा हो गया है कि उसको तो अब बच्चे से भी पूछूंगा मैं 9th क्लास के, शायद वो भी बता दे कि आर्रीनियस एसिड क्या है, आर्रीनियस बेस क्या है, तो वो तो आपको आता होगा। ये लुईस वाला केस आपने पहली बार पढ़ा होगा, ये मुझे लगता है आपको समझ आ जाएगा, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझना इसको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आप बहुत आराम से समझ सकते हो। अरे गिर जाता अभी मैं चलो कोई नहीं, एक मीम बन जाता बस अगर मैं गिर जाता, वैसे तो आपको तो कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ने वाला था, ठीक है ना। लेकिन आप मीम जरूर बनाते, क्योंकि आजकल बच्चे यही सब कर रहे हैं, मीम वगैरह बहुत बना रहे हैं, और मीम कल्चर चल भी रहा है आजकल बहुत ज्यादा, अलग लेवल पे, एक्स्ट्रा लेवल पे। तो अब आगे बढ़े, आगे बढ़ने के लिए शायद ये लास्ट ही था, हाँ, खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय। तो थैंक यू टू अटेंड दिस लेक्चर, काफी ज्यादा अच्छा रहा लेक्चर, काफी ज्यादा मजा आया। इंटरेक्टिव क्लास रहती है तो वैसे ही बहुत ज्यादा मजा आता है, और थोड़ा सा इसको और इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है, तो आप इसको ज्वाइन करके रखो, जिससे क्या है कि आपके अंदर हमारे बीच में ना जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे। ये भी होगा कि आपको कभी जैसे सपोज करो डाउट आ गया, अब वो डाउट आप किससे पूछेंगे, है ना। अगर हम ऑनलाइन अटैच है तो वो फिर ऐसा भी होना चाहिए ना कि अगर आप कोई डाउट पूछना है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप कैसे पूछ पाओगे। तो यूट्यूब पे कमेंट पे इतना लंबा लिखने से कोई फायदा नहीं है। टेलीग्राम पे क्या है या व्हाट्सएप पे क्या है कि आप क्वेश्चन की फोटो खींच के भी भेज सकते हो, तो वो भी हम करवाने के लिए रेडी है ना। पूरा आपको लिखना नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए या फिर आपको कोई भी एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फिर न्यूज़ जो आती रहती है उससे आपको रहना है, क्योंकि आप थोड़ा सा जागरूक रहना चाहोगे, आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप जानना चाहोगे कि एनसीईआरटी में क्या चल रहा है, नीट का क्या चल रहा है, कोई नई नोटिफिकेशन तो नहीं आई, मतलब आप जागरूक बनना चाहोगे। तो उसके लिए भी आपके लिए अच्छा है कि आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें आपको बहुत सारी चीजें पता चलती रहेगी। नहीं तो व्हाट्सएप के थ्रू तो आपको सारा कुछ मिल ही रहा है, ये जितने भी आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स है सब फ्री है, आपको ऐसा भी नहीं हो रहा है कि किस 1 रुपया भी देना पड़ रहा है इसमें, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है ऐप का, ठीक है, फ्री है सब कुछ आपको। और फ्री एजुकेशन देने का मतलब ही ये है कि ये जो हम करना चाह रहे हैं ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा पाए। तो वो चीज जो हम करना चाह रहे हैं ना, वो बच्चों के हित में करना चाह रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि बच्चों से भी हमें वो वाला जो पार्टिसिपेशन है वो देखने को मिले, क्योंकि असली मजा तो तभी आता है ना, असली मजा तभी आता है जब हम जो करना चाह रहे हैं और जिसके लिए करना चाह रहे हैं वो भी इंटरेस्टेड हो। जब वो भी इंटरेस्टेड होगा ना इस चीज में, तब मजा आएगा। और अब मजा आने वाला है, अब मैं पहली बता देता हूँ, क्योंकि अब तक जो किया वो खुद के लिए किया, अब बच्चों के लिए करना है। अब हमें मल्टीपल लेवल ऑफ चिल्ड्रंस के लिए ये चीज करनी है, मतलब हमें सबको क्या है कि एक लेवल पे लाना है। अपना काम यही है कि अब हर बच्चे का कमबैक होना चाहिए, अब हर बच्चा जो है वो गांव से भी रहकर पढ़ाई कर सकता है या फिर इंडिया के किसी भी कोने से उसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सकती है, ठीक है।
ये जो लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं हाई क्वालिटी लेक्चर्स है। पीपीटीज आप देखते ही होंगे, सब पीपीटीज बनाना बहुत इजी नहीं होता है। मुझे भी कई बार रात रात को जाग कर काम करना होता है। कई बार मेरे साथ होता है कि मैं पूरा पूरा दिन काम कर रहा हूँ, 10 से 12 घंटे काम कर रहा हूँ। तो वो इसीलिए कर पा रहे हैं। मोटिवेशन वही है कि स्टूडेंट्स का कुछ भला हो पाए, स्टूडेंट्स वेलफेयर में हम ये चीज करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम ऑनलाइन बैच का भी प्राइस रखेंगे तो वो चीज भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सो इस चीज को देखते हुए हमें क्या करना है, हमें इस चीज को देखते हुए ये सारी चीजों को देखना है। वो बहुत ही आराम से इन सब चीजों में हमें खुद को सम्मिलित करना है। तो चलते हैं फिर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस।